हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 20 जुलाई और 21 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और जो नए व्यूअर्स आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए हैं? डिजिटल क्लास पर एक दिशा निर्देश जारी हुआ जिसे प्रज्ञाता नाम दिया गया। इस प्रज्ञाता दिशा निर्देश के अंदर ही डिजिटल क्लास पे जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देश को जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय ने। एचआरडी मंत्रालय ने के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इस दिशा निर्देश को तैयार किया गया है। यह दिशा निर्देश डिजिटल क्लास को लेकर है कि किस क्लास के बच्चे पूरे दिन में कितने टाइम तक डिजिटल क्लास दी जा सकती है। डिजिटल क्लास के लिए अभिभावकों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया है इस प्रज्ञाता दिशा निर्देश में। साथ ही साथ डिजिटल क्लास के लिए शिक्षकों को भी जो है बताया गया है कि वो कैसे डिजिटल क्लास को लेंगे। उसके लिए प्रज्ञाता में शिक्षकों के लिए कुल 8 स्टेप बताए गए हैं, जिसमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शक, फिर बात करना, साथ ही साथ इसके बाद जो है ट्रैक करना, फिर बच्चों के कार्य को सराहना। ये सारे दिशा निर्देश 8 स्टेप में हैं शिक्षकों के लिए। इसमें अभिभावकों को बताया गया है कि वो डिजिटल क्लास के दौरान बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे को 30 मिनट से ज़्यादा कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे एक साथ नहीं बैठना है। प्रत्येक 30 मिनट के बाद बच्चे ब्रेक लेंगे, और ये सलाह दी गई है कि उस ब्रेक के दौरान अपने आँखों को आराम देने के साथ ही साथ वो कुछ दूर पैदल चले भी, अपने कमरे में ही पैदल चले, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। यही सारे दिशा निर्देश इस प्रज्ञाता दिशा निर्देश में जारी किए गए हैं। कोविड-19 की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसने ऑनलाइन क्लास को अलाउ कर दिया है। अब उसी ऑनलाइन क्लास के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और कई सारे ऑनलाइन पोर्टल और ऐप भी लॉन्च किया है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, यानी कि एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, जिसमें दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं मूक्स, रेडियो वाहिनी, शिक्षावाड़ी, ये सब महत्वपूर्ण ऐप हैं जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के ऐप हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं मूक्स, रेडियो वाहिनी, शिक्षावाड़ी, ये सारे ऐप या पोर्टल लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। हमारे एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और एचआरडी के जो राज्य मंत्री हैं ये हैं संजय धोत्रे। जब ये निर्देश जारी किया जा रहा था तो उस समय वहाँ पे ये वर्चुअल मीटिंग में इसको लॉन्च किया गया, तो उस समय जो है वहाँ पे संजय धोत्रे जो हमारे राज्य मंत्री हैं एचआरडी मंत्रालय के, वो भी मौजूद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जो खनन योजना के पोर्टल पर पर्यावरण मंत्रालय की परवरिश वेबसाइट से जुड़ने की योजना बना रहा है। देखिए, जब खनन योजना से संबंधित है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इससे जुड़ने की योजना बना रहा है। क्या है, देखिए, परवरिश एक वेबसाइट है। परवरिश वेबसाइट किसकी है? परवरिश वेबसाइट है पर्यावरण मंत्रालय की। होता क्या है कि पर्यावरण का जो परिवेश पोर्टल है, इसमें किसी कार्य के लिए जो भी पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होती है उसके लिए ऑनलाइन फीस जमा की जाती है। फिर ये ऑनलाइन इस पर निगरानी करते हैं अधिकारी इसके, और प्रबंधन के बाद एक अपना जारी कर देते हैं कि पर्यावरण मंजूरी इस कार्य के लिए है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें एकल खिड़की से ही हो जाती है, यानी कि एक बार आप जब परिवेश पे जाके अपना काम बताओगे कि हम ये कार्य करने वाले हैं, जैसे कोई काम करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होती है भारत में या किसी और भी देश में पर्यावरणीय मंजूरी लेनी
लेना ज़रूरी होता है। तो उसी पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परिवेश वेबसाइट है। अब क्या है, जो कोल मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय जो है, उसने खनन योजना के पोर्टल को पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश वेबसाइट से जोड़ दिया है। इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी खनन शुरुआत करने से पहले प्रत्येक बार पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है कोल मंत्रालय को, कि हम यहाँ से कोयले का उत्पादन करना चाह रहे हैं, ज़मीन को खोद के कोयला निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए अनुमति प्रदान करिए। तो अनुमति प्रदान करने से पहले कोयला मंत्रालय अपने हिसाब से देखता है कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान है। अगर पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होगा तो वो मना कर सकता है। इन्हीं सब कामों के लिए परिवेश पोर्टल है, परिवेश वेबसाइट है, जिसपे कि ये अनुमति ली जाती है। तो अब खनन योजना के जो पोर्टल है उसको पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल से जोड़ दिया जा रहा है, और ये कार्य कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। पहले क्या था कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाते थे, लेकिन जब से परिवेश वेबसाइट, परिवेश पोर्टल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो 90 दिनों के अंदर ही मंजूरी मिल जाती है। अगर मंजूरी मिलनी होती है तो बात करें हम कोयला उत्पादन की, तो पूरे विश्व में भारत कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, जबकि चाइना का इस क्षेत्र में पहला स्थान है। यानी कोयला उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पे है। भारत में अगर हम कोल रिजर्व की बात करें कि किस राज्य के पास कितना कोयला रिजर्व है, तो इसमें पहले स्थान पे झारखंड है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा है, और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। देखिए, मैं यहाँ कोल रिजर्व की बात कर रहा हूँ। कोल प्रोडक्शन अलग चीज़ होता है, कोल रिजर्व अलग चीज़ होता है, कि ये पता लग जाता है कि इस जगह पे कोल है। यानी कि 50 जगहों पे पूरे झारखंड में कोल है, जबकि 40 जगहों पे ही सिर्फ उड़ीसा में है। लेकिन उड़ीसा अपने 40 जगहों की माइनिंग जल्दी शुरू करता है, ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, जबकि झारखंड जिसके पास ज़्यादा कोयले के रिजर्व है और वो बाद में माइनिंग शुरू करता है, और कम अपने रिजर्वायर को तुरंत करता है। पहले एक शुरुआत कर देता है, फिर धीरे धीरे उससे खुदाई करता है। तो प्रोडक्शन अलग चीज़ होती है, रिजर्वायर होना अलग चीज़ होता है। मैं यहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयले का प्रोडक्शन करता है। कोयला प्रोडक्शन का जब कोई डेटा आएगा तो उसे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कोल रिजर्व की। कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा झारखंड के पास है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा के पास है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ के पास है। भारत ने 2020 और 21 में अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि पूरे इस सेशन में भारत 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। जबकि एक और अपने लिए टारगेट सेट किया है कोयला मंत्रालय ने कि 2024 तक जो है 1 बिलियन कोयले का उत्पादन भारत करेगा। हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, जबकि प्रकाश जावड़ेकर हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के प्रथम केबल स्टे हुए पुल अंजी खाद पुल किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंजी खड पुल जो ये है, ये सबसे पहले तो ये जान लो कि ये अंजी रिवर का नाम है। अंजी एक नदी है, उसी पे ये केबल स्टे पुल बनाया जा रहा है। भारत का पहला केबल स्टे पुल है। अंजी रिवर जो है ये चेनाब नदी की सहायक नदी है, चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो इसी पे इस पुल को बनाया जा रहा है। ये स्थित है जम्मू कश्मीर में बन रहा है ये, और इसको बना कौन रहा है? ये कोडकर रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। कोडकर रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं वो संजय गुप्ता हैं। कोडकर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। क्या है ये केबल स्टे पुल? देखो कि क्या है कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया है, और जो है अगर हमको एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ना है पहाड़ों से होते हुए, तो ये संभव कहीं पे नहीं होता है कि हम वहाँ पे सीमेंट और मिट्टी के पुल को बना सके, क्योंकि पहाड़ों को हटाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो उसके लिए केबल पुल बनाया जा रहा है, यानी कि मजबूत लोहे की रॉड से केबल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जोड़ के उस पे पटरियों को बिछा दिया जा रहा है। इससे ट्रेन अपनी उसी केबल पुल से क्रॉस कर जाएगी स्पीड को धीमी करते हुए। और भारत में ये पहला इस केबल स्टे रेल पुल होगा। और जो है ये जो केबल स्टे रेल पुल होगा ये एक परियोजना है रेलवे की। उधमपुर, श्रीनगर,
बारामूला, इन तीनों को जोड़ने की एक रेल परियोजना है। उसी के तहत इस अंजी खड पुल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि उधमपुर से बारामूला को जोड़ने के बीच में ही ये केविल स्टे का पुल आ रहा है, जो केविल के सहारे है। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि भारत का प्रथम केविल स्टे रेल पुल अंजी खड, ये खाद लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट है, ये अंजी खड है, ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पोवा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है? पोवा आरक्षित वन जो है ये स्थित है असम में, तो जाहिर सी बात है असम गवर्नमेंट ने ही इसे पोवा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। क्या होता है ये वन्यजीव अभयारण्य? वन्यजीव अभयारण्य ये प्रोटेक्टेड होता है चारों तरफ से, इसमें ह्यूमन की एंट्री बैन होती है, खास करके उन ह्यूमन की, उन इंसानों की जो कि जानवरों का शिकार करने के उद्देश्य से आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी को बोलते हैं। अभयारण्य को अगर हम अलग अलग करके देखें, अभय मीन्स होता है कि निर्भय होके, और अरण्य मीन्स कि घूम सकें, बिना किसी डर के जानवर जिस एरिया में घूम सकते हैं उसको वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं। तो पोवा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है असम गवर्नमेंट ने। और असम में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लोगे। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, और डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, और एक और है नामेरी नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं असम में, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को साइट भी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये सर्बानंद सोनोवाल हैं। ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाल ही में जुड़ा और ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 2021, जो कि 2020 उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का एक साइड इवेंट है, का संयोजक भी है? देखिए, इसमें पहले तो ये जानिए 2 क्वेश्चन है। एक है कि पहला क्वेश्चन कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से कौन हाल ही में जुड़ा? भारत और चिली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से हाल ही में जुड़े। अब क्या था कि 2020 में एक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चा हुई थी, जिसमें 2020 में एक उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की चर्चा हुई, जिसमें 2021 को ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल घोषित किया गया, यानी कि फलों और सब्जियों का साल घोषित किया गया। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब उसकी उस समय उसी ईयर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर घोषित किया गया, तो उसको ही इस साल मनाया जा रहा है, ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021। और इसका संयोजक कौन है? इसका संयोजक भी कौन है? भारत और चिली, ये दोनों देश इसके संयोजक हैं। जो ये ईयर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल घोषित किया गया, इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को फलों और सब्जियों में जो बढ़ते नुकसान हैं, जो इसकी बर्बादी की जाती है, इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना ही ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल ईयर घोषित किया गया था 2020 की उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक में, यही इसी उद्देश्य से किया गया था कि लोग इसके प्रति जागरूक हों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भूखे रह जाते हैं पूरे संसार में, तो और कई सारे लोग काफ़ी सब्जियों और फल को बर्बाद करते हैं। उसी के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता फैलाना था, और जिसके संयोजक भारत और चिली हैं। आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली रोम में है। इसके डायरेक्टर क्वाडेंगू हैं, क्वाडोगियू हैं इसके डायरेक्टर, और हेडक्वार्टर रोम इटली में है। चिली की कैपिटल सेंटियागो है, और चिली की
करेंसी पीसो है और भारत हमारा खुद का देश है जिसकी राजधानी नई दिल्ली है और हमारी करेंसी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य में 298 वाटरशेड परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया? क्या है वाटरशेड? पहले तो ये जान लेते। देखिए, जल संरक्षण करना वाटरशेड बोला जाता है। जल संरक्षण के लिए नाबार्ड ने कितने पैसे दिए? कर्नाटका को नाबार्ड ने दिए 221.89 करोड़ रुपए, ताकि कर्नाटका अपने पूरे राज्य में 298 जल संरक्षण परियोजना को बना सके। जिससे क्या होगा, जल संरक्षण परियोजना करने से कई सारे फायदे होते हैं। एक तो जो ज़मीन के अंदर जल स्तर होता है ये ऊपर आता है, दूसरी इससे फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है, साथ ही साथ जल संरक्षण से मृदा संरक्षण भी होता है, तो कई सारे कार्य एक ही से हो जाते हैं। तो नाबार्ड ने 298 वाटरशेड परियोजना के लिए कर्नाटक को 221.89 करोड़ रुपए दिया है। अभी नाबार्ड ने ही कर्नाटका के सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिया है, 2.5 करोड़ रुपए दिया है। क्यों दिया है? ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कर्नाटका के हैं, जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं कर्नाटका के, उन्हें डिजिटलाइज किया जा सके। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं GR चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन उद्योग में सहायता के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ नागरिक उड्डयन उद्योग में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्रों में एयरपोर्ट के व्यापार में उभरते वैश्विक अवसर का सहयोग और समर्थन करने पर सहमति हुई है। इस समझौते से नागरिक उड्डयन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को। अशोक लवासा हमारे चुनाव आयुक्त हैं, भारत के चुनाव आयुक्त हैं। अब देखिए, अगर अशोक लवासा इस पद को स्वीकार करते हैं, अभी उन्हें एशिया विकास बैंक द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, उनके अभी अशोक लवासा द्वारा कोई खुद का उनका कोई जो है वो नहीं आया है बयान कि वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो इसे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देना होगा, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कार्यकाल पूरा हुए बिना चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देने वाले वो दूसरे चुनाव आयुक्त भारत के बन जाएंगे। क्या है कि अभी उपाध्यक्ष जो है इस समय एशिया विकास बैंक का, उनका नाम है दिवाकर गुप्ता, ये 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। इन्हीं की जगह पे एशिया विकास बैंक ने अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है एशिया विकास बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये मनीला फिलीपींस में है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मासात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्पोर्ट अड्डा एक ऑनलाइन स्पोर्ट रिटेल प्लेटफॉर्म है। इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ये हैं ब्रेट ली। और हम यहाँ पे कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास एक जर्मन कंपनी है, स्पोर्ट कंपनी ये भी है। इसकी अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मानुषी छिल्लर, जो कि मिस वर्ल्ड 2017 हैं। एडिडास के 3 और ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी एडिडास के पास कुल 4 ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के लिए। एक तो मानुषी छिल्लर, दूसरे रणवीर सिंह, तीसरे रोहित शर्मा और चौथी हिमा दास। 2 मेल और 2 फीमेल, मानुषी छिल्लर और हिमा दास 2 फीमेल ब्रांड एम्बेसडर हैं एडिडास की। रणवीर सिंह और रोहित शर्मा 2 मेल ब्रांड एम्बेसडर हैं एडिडास के। एडिडास एक जर्मन स्पोर्ट कंपनी है। रीबॉक के जो भारत में ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं वरुण धवन और कैटरीना कैफ। तो ब्रेट ली को बनाया गया है स्पोर्ट अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया? पहले तो जाने USIBC क्या है। US से यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है एन चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को। एन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। जिम टैकलेट जो हैं ये लोकहेड मार्टिन जो कंपनी है अमेरिका की उसके CEO हैं। यूनाइटेड इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2007 से इसकी शुरुआत की गई। यह अवार्ड उन कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार विकसित करने में, व्यापार को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें लोकहेड मार्टिन की तो ये अमेरिका की एक कंपनी है जो कि एरोस्पेस बनाती है, यानी कि हवाई जहाज़, फाइटर प्लेन, इन सब का ये निर्माण करती है। और भारत में जो रोमियो हेलीकॉप्टर भारत ने खरीदा है अमेरिका से वो लोकहेड मार्टिन द्वारा ही बनाया गया। भारत ने अमेरिका से 2 हेलीकॉप्टर खरीदे एयरफोर्स के लिए अपने, एक लोकहेड मार्टिन ने बनाया रोमियो को और अपाचे हेलीकॉप्टर को बनाया है बोइंग ने। फिर बाद में अपाचे को बोइंग और टाटा मिलकर इंडिया में भी उसका निर्माण कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एन चंद्रशेखरन और जी ताइक्लेट, इन दोनों को ही यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो है अवार्ड मिला है 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून के शोध के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का क्या स्थान है? देखिए, मुकेश अंबानी का इस सूची में स्थान 5वां है, जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी का स्थान पूरे विश्व में 6वां है। तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पत्रिकाएं अपना खुद का रिसर्च निकालती हैं, तो उसमें 1 या 2 स्थान का अंतर आ जाता है। तो इसी तरीके से हारून ने जो शोध किया उसमें मुकेश अंबानी को 5वां स्थान मिला है पूरे विश्व में, यानी कि मुकेश अंबानी पूरे विश्व में 5वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें एशिया की तो ये शीर्ष 10 में अकेले एशियाई हैं, यानी ये पूरे एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। हारून ने जो अपनी लिस्ट जारी की है रिचेस्ट पर्सन की, इस लिस्ट में पहले स्थान पे जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजोन के CEO हैं, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, और बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो कि CEO हैं फ्रेंच कंपनी LVMH के। और जो टॉप 3 पोजीशन है ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भी सेम है, यानी कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में ही जेफ बेजोस, बिल गेट्स और बर्नाल्ड, ये तीनों शेष टॉप 3 पर बने हुए हैं। बस इनका स्थान एक स्थान आगे आ गया है, यानी कि 5वें स्थान पे हैं ये हारून की लिस्ट में मुकेश अंबानी, और 6वें स्थान पे हैं ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 30 सेकंड में 101 से 1 पैर हॉप्स के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शीर्ष स्थान बनाया? ये पहले ये जान लो कि ये 1 पैर हॉप्स क्या होता है कि 1 पैर से कूदना, यानी 1 पैर को आप अपने फोल्ड कर लो और 1 पैर से कूदो। अब जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर कई सारे लोग देखे होंगे कि बच्चे एक गिट्टक फेंक के 1 पैर से खेलते हैं कई सारे खेल, तो उसी में आपको एक ही जगह पे कूदना होता है। इसको 1 लेग हॉप्स बोलते हैं। 1 लेग हॉप्स में अभी तक का जो रिकॉर्ड था कि यानी कि 30 सेकंड में 96 टाइम्स कूदा गया था, लेकिन UAE में भारतीय किशोर सोहम मुखर्जी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब 30 सेकंड में उन्होंने 101 बार कूदा, यानी वो 1 पैर को फोल्ड करके 101 बार वो 30 सेकंड में कूदे हैं। ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो 30 सेकंड में मैक्सिमम कूदा गया था वो 96 था, यानी कि जो गिनीज बुक में दर्ज था वो 96 था 30 सेकंड में। इन्होंने कितने टाइम्स ज़्यादा कूदे? 5 टाइम्स ज़्यादा कुछ कूद के 30 सेकंड में 101 बार कूदा 1 लेग हॉप्स में, और इनका रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो गया। सोहम मुखर्जी नाम है इनका, ये भारतीय हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की योजना किस कंपनी ने बनाई? जियो में 7.77
7% हिस्सेदारी खरीदने की जो योजना बनाई है ये गूगल ने बनाई है, और ये 7.73% हिस्सेदारी गूगल जियो से खरीदेगा 33,737 करोड़ रुपए में। मैं फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहा है गूगल। सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसके पास है? जियो की। जियो के बाद वो है फेसबुक के पास। फेसबुक ने 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है जियो की। दूसरे नंबर पे अब गूगल आ गया। गूगल 7.77% हिस्सेदारी खरीदी है उसने, किसकी? जियो की। विस्टा इक्विटी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी KKR ने 2.32%, दोनों ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है जियो की। और जनरल अटलांटिका अमेरिका की कंपनी है, इसने 1.34% हिस्सेदारी जियो में खरीदा, तथा सिल्वर लेक ने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी जियो में। तो जियो में हिस्सेदारी 7.73% की किसने खरीदी है अभी हाल ही में? ये खरीदी है गूगल ने। जबकि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जियो की किसके पास है? ये हिस्सेदारी है फेसबुक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा की शुरुआत की है? पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा की शुरुआत की है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में स्थित है। कैसे ये कर रहे हैं? वन नेशन वन टैग, एक जो अभी हाईवेज़ पे वन नेशन वन टैग का फास्टैग चला, जिसे काफ़ी गाड़ियों में लगवाया गया, यानी कि पूरे देश की जो 4 व्हीलर हैं उन पे एक टैग लग गया है। अब उनको बिना पैसे दिए उस टैग में रिचार्ज करना होता है, और वो सेंसर लगा होता है हाईवेज़ के टोल प्लाज़ा पे, वो पैसे को अपने आप डिडक्ट कर लेते हैं उनके फास्टैग से। सेम वही फास्टैग, वन नेशन वन फास्टैग के साथ ही राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने समझौता कर लिया। अब जो भी, क्योंकि अभी कोविड-19 के दौरान एक दूसरे से संपर्क करने की मनाही है, तो इसलिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वन नेशन वन टैग जो फास्टैग योजना है उससे एक समझौता किया कि अब उन्होंने भी अपने यहाँ पे सेंसर लगा दिया। तो अब कोई गाड़ी जो पार्किंग करने जाएगी राजीव गांधी हवाई अड्डे पर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, उसका पैसा अपने आप डिटेक्ट होकर राजीव गांधी हवाई अड्डे के अकाउंट में आ जाएगा। अगर हम हवाई अड्डे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा इकलौता ऐसा हवाई अड्डा है भारत का जिसके नीचे से नेशनल हाईवे गुजरा है। ये नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 56। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के नीचे से नेशनल हाईवे गुजरा है जो कि नेशनल हाईवे 56 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाता है ताकि रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए युवाओं को कौशल के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। यानी कि इस दिवस का मनाने का पूरा उद्देश्य ये है कि जो युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको ये जागरूक किया जाए कि किसी भी रोजगार के लिए उनके अंदर एक स्किल का होना, एक कौशल का होना बेहद ही ज़रूरी है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी युवा कौशल दिवस की, ये स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ थी। हमारे जो कौशल विकास मंत्री हैं वो महेंद्र नाथ पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा देश शामिल है? मालाबार नौसेना अभ्यास यानी ये नेवी का अभ्यास है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान 3 देश इसको करते हैं। लेकिन इस वर्ष यानी कि मालाबार अभ्यास 2020 में भारत ने ये योजना बनाई कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी वो आमंत्रित करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं है। तो ये जानते हैं ये प्रिंट गलत हो गया है। इसमें क्या करेंगे आप कि मालाबार नौसेना अभ्यास इसको याद कर लेंगे कि भारत, अमेरिका, जापान 3 देश करता था, लेकिन इस वर्ष भारत ने एक योजना बनाई कि इसमें वो ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित करेगा। तो अब मालाबार नौसेना अभ्यास 4 देशों का है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
तो हालांकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो जापान का था, लेकिन इसकी प्रिंटिंग में गलती हुई, टाइपिंग में गलती हो गई। तो आप इसको करेक्ट कर लोगे कि ऑप्शन डी इसका जापान कर लोगे, या फिर इसको याद कर लो, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मालाबार नौसेना अभ्यास एक साथ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहली बार आमंत्रित हुआ था इसको करने के लिए, हालांकि कोविड-19 की वजह से इसको टाल दिया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप किस देश का मंगल मिशन है? होप मार्स मिशन है यूनाइटेड स्टेट अमीरात का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और अभी 23 जुलाई 2020 को ही तियानवेन मंगल मिशन, मार्स मिशन को लॉन्च करेगा चाइना। अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है तो चाइना ऐसा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा अमेरिका और रशिया के बाद। और यहाँ पे कुछ और मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान का है। इस वर्ष भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें आमंत्रित किया था। भारत के कुछ और जो है मैं अभ्यास बता रहा हूँ, हैंड इन हैंड, ये इंडिया और चाइना की आर्मी करती है। इंद्र करता है इंडिया और रशिया। मित्र शक्ति करता है इंडिया और श्रीलंका। युद्ध अभ्यास करता है अमेरिका और इंडिया। सूर्य किरण करता है नेपाल और इंडिया। अजेय वॉरियर ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है, होप यूएई का मंगल मिशन है। तियानवेन 23 जुलाई को लॉन्च करेगा कौन? चाइना, अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है। मार्स मिशन में तियानवेन मार्स मिशन का नाम है चाइना के, अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है तो वो ऐसा करने वाला तीसरा देश हो जाएगा। किसके बाद? अमेरिका और रशिया के बाद ऐसा करने वाला तीसरा देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी जो हाल ही में खबरों में है किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी जो हाल ही में खबरों में है ये सहायक नदी है यमुना नदी की। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में है, स्थित है मध्य प्रदेश में, ये बहती है। क्यों ये खबरों में रही? मध्य प्रदेश के वन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के वन विभाग ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने आंकड़े में बताया कि चंबल नदी में पिछले 4 सालों में जो डॉल्फिन है उसकी संख्या में 13% की कमी आई है, और अब चंबल नदी में सिर्फ 68 डॉल्फिन बचे हुए हैं। इसीलिए ये चंबल नदी अभी जो है चर्चा में रही। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, मैंने बताया ना कि अभ्यारण्य उसे कहते हैं जहाँ पे कोई भी जानवर बिना किसी डर के घूम सके, यानी कि डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य, डॉल्फिन का यहाँ पे शिकार नहीं होगा, ये बात जो है एकदम पुख्ता कर दी जाती है। उसको ऐसी सरकार व्यवस्था बनाती है। तो डॉल्फिन के लिए जो अभ्यारण्य है उसका नाम है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये पूरे भारत में डॉल्फिन के लिए अकेला अभ्यारण्य है। ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। पूरे भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया में फलों के उत्पादन में भारत का पूरे दुनिया में कौन सा स्थान है? देखिए, सिर्फ फलों का ही नहीं, फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में पूरे दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। और फल और सब्जी में पूरे दुनिया में अगर उत्पादन में पहले स्थान की बात करें तो ये स्थान है चाइना का। यानी फल और सब्जियों में चाइना का उत्पादन पूरे दुनिया में सबसे अधिक है, और चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हमारा देश भारत है। यानी कि फल और सब्जियों में भारत का उत्पादन पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।